हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान है अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दूलीचंद जी बोरदा साहब। बोरदा साहब से हम किसानों की समस्याओं के बारे में जानेंगे और आज जो केंद्र सरकार की किसान नीति है उसके बारे में भी इनसे बखूबी हम जानेंगे। साथ ही किस तरह हाड़ौती के या देश भर के किसानों की समस्या के लिए किस तरह संघर्ष करते आए हैं, ये सारी बातें हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए हम बात करते हैं दूलीचंद बोरदा साहब से। दूलीचंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बोरदा साहब, आपने किसानों के संघर्ष के लिए बहुत कुछ किया और किसानों की समस्या को सरकार तक आपने पहुंचाया। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका संगठन का विस्तार कहाँ तक है और किस तरह किसानों के लिए काम करता है। सबसे पहले तो मैं एसटीएन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के मुद्दों पर आपने ये वार्ता रखी है। दरअसल किसान की जो आवाज़ है वो आवाज़ जो है वो राजनीति के गलियारों से बहुत कम उठती है और हम समझते हैं कि मीडिया किसान की आवाज़ को उठा रहा है तो निश्चित तौर पर हमें इस आंदोलन में बल मिलता है। अब सवाल अखिल भारतीय किसान सभा का है तो ये देश के किसानों का सबसे पुराना, जो 1936 में आज़ादी के 11 साल पहले बना, आज इस देश का सबसे बड़ा संगठन है जो पूरे देश के हर राज्य में फैला हुआ है। जहाँ तक राजस्थान की बात करें, इसका संघर्ष बहुत पुराना है। 1952 में पूरे राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा ने कई अनेक लड़ाइयाँ लड़ते हुए और उस आज दिन तक बहुत उपलब्धियाँ हासिल की हैं। किसानों के लिए यदि हम बात करें तो जो जागीरदारी प्रथा थी उसके खिलाफ में राजस्थान के अंदर और देश भर के अंदर 1936 में यही किसान सभा थी जिसने नारा दिया था ज़मीन जोतने वाले की। उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजनीतिक हलकों में किसानों की इस बात को जो है वो बहुत कम उठाया जाता था, क्योंकि जो ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े जोतदार थे, वो जोतदार जो है वो भी हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा थे। इसलिए कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि इस मसले को उठाया जाए, लेकिन किसान सभा ने लैंड टू द टिलर का नारा दिया। 1936 के बाद इस नारे को इसका ज़बरदस्त किसानों का समर्थन मिला कि इससे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का बहुत बड़ी भागीदारी हुई। चूँकि किसान लैंड टू द टिलर की बात कर रहा था किसान सभा, और साथ ही साथ इस देश की साम्राज्यवाद से आज़ादी की लड़ाई की भी बात कर रहा था, उसे मुक्ति की बात कर रहा था, तो इसने इस लड़ाई ने हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करना और किसानों की, आम किसानों के बीच में ले जाने तक भी इसकी पहुँच जो है वो बनी। अब मैं खासतौर से जो है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो है मैं नियर फ्यूचर पे आता हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर ये निश्चित तौर पर एक कृषि प्रधान राज्य है, सब जानते हैं। बिल्कुल। और राजस्थान के अंदर जो है किसानों की आंदोलन में निश्चित तौर पर जो है उसकी एक ज़बरदस्त किसान सभा ने उस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उनके उन आंदोलनों के चलते राजस्थान की विधानसभा में किसानों की आवाज़ लगातार उठती रही है। पूरे के पूरे आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ के अंदर, शेखावाटी के अंदर, आपका पूरे के पूरे बीकानेर संभाग के अंदर उस समय पर आज़ादी के तुरंत बाद में जो है हमारे राजस्थान के अंदर भी ये सवाल उठा कि किसानों को लैंड टाइटल मिलना चाहिए, ज़मीन के पट्टे मिलना चाहिए। और उसी दबाव में राजस्थान के अंदर जो है वो एक ज़मींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून आया और उसके बाद में नाथूराम मिर्धा जी के नेतृत्व में जो है 1956 के अंदर हमारे काश्तकारी कानून बना। तो ये जो कानून बने थे, ये कानून जो है सिर्फ केवल ये नहीं थे कि जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे केवल उनकी इच्छा थी, बल्कि इसके पीछे एक किसान आंदोलन का एक दबाव था। कर बहरहाल जो है उसके बाद जो है जब हमारे राजस्थान के अंदर काश्तकारी कानून आया
और लैंड रेवेन्यू एक्ट आया, उसके बाद में जो है हमारे देश के अंदर, हमारे खासतौर में राजस्थान के संदर्भ में ही सीमित रहूँगा अभी फ़िलहाल, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो है सबसे बड़ा सवाल ये था कि किसान को पट्टा तो मिल गया, लेकिन किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा सवाल था उसके किस तरह से जो है उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। क्योंकि उस आप जानते हैं कि 50-60 के दशक में हमारा देश जो है अन्न की कमी से जूझ रहा था, और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो बाद में जा कर के जो है वो विदेश गए और अन्न के लिए उन्होंने बात की, लेकिन अमेरिका ने PL 480 पे शर्तें लगा दी। नतीजन हमारे देश के अंदर जो है हरित क्रांति की बात जो है वो उठी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जो किसान का जो नारा दिया था वो इसी संदर्भ में दिया था कि इस देश के अंदर जो है अन्न की जो कमी है उस अन्न की कमी को पूर्ति करने के लिए खुद किसान को ही जो है हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि इस देश के अंदर खुद सेल्फ सफिशिएंट हम आत्मनिर्भर अन्न के भंडार भरें। और उसी के बाद जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हमें मालूम है एक हरित क्रांति का नारा दिया, और MS स्वामीनाथन जी ने जो है जो अभी जो है हमारे बीच में से नहीं रहे, वो एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस पे हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण जो है एक भूमिका अदा की। और हमारा देश जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर 60 के आखिरी समय तक, दशक के आखिरी समय से लेकर हम यदि 70 और 80 के दशक की हम बात करें तो हम जो है लगभग 80 के दशक के आखिरी तक आते आते हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। अन्न के भंडार भर गए, FCI के गोदाम, FCI कानून बना, FCI के गोदाम भर गए, गरीबों को राशन के बाद में जाकर के जो है 80 के दशक में राशन व्यवस्था आई। वो राशन व्यवस्था के माध्यम से यदि आज हम करें, कोई भी सरकार ये दावा करती है कि हम गरीबों को 5 किलो राशन बांटेंगे, यदि किसान जो है सरप्लस अनाज पैदा नहीं करता तो गरीबों को 5 किलो राशन आप कैसे बांटते, उनको कैसे फ्री में आप किट देते। तो निश्चित तौर पर इसमें किसान इस देश के अंदर जो है ये किसान की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसका पसीना जो है बहा है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि दूसरा जो सवाल है राजस्थान के अंदर, ये हरित क्रांति में ये भी एक सवाल था कि हरित क्रांति में निश्चित तौर पर उसके लिए एक आधार तैयार करने के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होना जरूरी था, टेक्नोलॉजी का विस्तार होना जरूरी था, बीज जो हैं वो नए नए किस्म के बीज जो है जिसको हम हाइब्रिड बीज कहते हैं उसकी उपलब्धता होना जरूरी था, कृषि एक्सटेंशन का होना जरूरी था। निश्चित तौर पर उस दौर में जो है 70-80 के दशक में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें रही हो, उन्होंने कृषि को सपोर्ट किया, और हमारा देश राजस्थान में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है आप सब जानते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी नहर बनी, उसके बाद में जो है बांसवाड़ा के अंदर, अभी हाड़ौती के अंदर हमारा जो है हम यहाँ देखते हैं 60 में जो है चंबल की नहरें बनी, बड़े बड़े बांध बनाए गए, और उसकी वजह से जो है हमारा सिंचाई का विस्तार हुआ। और फिर उसके बाद जो है एक और दूसरा डेवलपमेंट हुआ सिंचाई की सुविधाओं में, वो था इलेक्ट्रिफिकेशन। तो 80 के दशक में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। नतीजन आज हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा हमारे देश का हिस्सा अभी इस समय पर, चाहे वो बिजली के कुओं से और चाहे वो नहर के माध्यम से जो सिंचित होता है, वही एक बड़ा कारण है मैं समझता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश जो है आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन बहुत सारे मामले में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। दूलीचंद जी, आपका जीवन परिचय हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, किस तरह आप इस संगठन से जुड़े, इसके पीछे मकसद आपका क्या था? देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं जब 1976 में 1976 के अंदर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया। मैं ग्रेजुएशन करने के लिए जब वहाँ पर गया तो मैं IAS बनना चाहता था, और IAS बनने की तैयारी जो मैं कर रहा था, तो उसी दौरान में जो है मुझे वहाँ एक ब्रॉडली जो है पूरे देश में जो आंदोलन चल रहे थे उससे मेरा जो है निश्चित तौर पर परिचय हुआ। और उसके चलते जो है एक 80 के दशक में शुरुआती दौर में 80-81 के अंदर जो है बहुत बड़ी दिल्ली में किसान रैली हुई थी। उसके बाद जो है मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 79 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है गया MA करने के लिए। और उस समय तक भी मेरा मकसद तो IAS बनना ही था, लेकिन बाद में मैंने 80 के दशक के शुरुआती दौर में मैंने ये देखा कि इस देश के जो है किसान की आवाज़ बहुत कमज़ोर है, किसान को संगठित करना आज भी बहुत ज़रूरी है, किसानों का शोषण हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस देश का किसान और मज़दूर जो है जागेगा
तो एक देश के अंदर एक नई आज़ादी आएगी किसान और मजदूर के लिए। तो देश में जो है राजनीतिक आज़ादी तो मिली है, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। किसान मजदूर को जो उसके हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसका जीवन जो बेहतर उसका जीवन स्तर सुधरना चाहिए था वो नहीं सुधरा। तो मैंने उसी दौरान में जो है एक शिक्षा के माध्यम से जो है मैंने किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, और मैं ये पाया कि ये सत्ता में रहते हुए ये जो शासक वर्ग है, जो बड़ा बड़ा पूंजीपति वर्ग सामंतों के हाथ में, ये इससे अपेक्षा नहीं कर सकते। किसान को खुद जगाना पड़ेगा, किसान को खुद लड़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और मैंने 1983 में जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद छोड़ करके मैं फुल टाइम स्व इच्छा से जो है मैंने 12 जिला चुना, और मैं 12 जिले में 1983 में अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ गया, और किसान सभा में मैंने काम करना शुरू किया। और मेरा वो जो सफ़र है मेरा आज दिन तक 1983 से लेकर आज दिन तक पिछले 40 साल से वो सफ़र जो है मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 12 से मैं फिर कोटा आया, 86 में मैं कोटा में किसान सभा का पदाधिकारी बना, और उसके बाद में मैं 95 में जो है जयपुर चला गया। फिर मैंने करीब 16 साल तक मैं राजस्थान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का महामंत्री रहा। बड़े बड़े किसान नेता कॉमरेड सोपत सिंह जी हैं, कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी हैं, अमरा राम हैं, उनके साथ मिलकर के मैंने काम किया। और बड़ी बिजली की चाहे लड़ाई हो, चाहे सिंचाई की जो लड़ाई हो, उन लड़ाइयों का मैंने जयपुर में 16 साल तक रह करके नेतृत्व किया है। और मैं अभी इस समय पर प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला का जो अध्यक्ष हूँ। अभी इस दौरान में मैंने 1910-11 के बाद मैंने ये सोचा कि हाड़ौती का जो किसान आंदोलन है, यदि तुलनात्मक रूप से यदि राजस्थान के किसान आंदोलन की तुलना करें तो हाड़ौती का किसान आंदोलन बहुत कमज़ोर है। तो मैंने स्वेच्छा से बाद में जो है 2010 के बाद मैंने 11 से जो है ये अपने आप निर्णय किया कि मुझे अब हाड़ौती के किसानों के बीच में काम करना चाहिए, और मैंने 2011 से अभी तक जो है हाड़ौती के किसानों का नेतृत्व किया है। दूलीचंद जी, किसानों की वास्तविक समस्या क्या है? आप सरकार तक इसे कैसे प्रेषित करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी आज की तारीख में जैसे मैंने कहा कि भूमि के पट्टे मिल गए, सिंचाई का कुछ विस्तार भी हुआ है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। क्योंकि किसान पैदा तो करता है, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ाना, किसान को पैदावार बढ़ाना तो कुछ हद तक सरकार की मदद से किसान कर सकता है, लेकिन किसान अपने अनाज को अपनी फसल को बेचने के लिए बाज़ार में आना पड़ता है। इसलिए बाज़ार की जो व्यवस्था है वो किसान फ्रेंडली नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, बाज़ार जो है वो किसान विरोधी की एक टेंडेंसी जो है उसके अंदर है। वो जब बाज़ार में माल आता है तो वो सस्ते में लेने के लिए बाज़ार कोशिश करता है और उससे मुनाफा कमाता है, उससे मिडिलमैन भी मुनाफा कमाता है। तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए पहुंचता है, तब तक वो महंगा हो जाता है। इसलिए न तो किसान को वाजिब अपनी श्रम का दाम मिलता है, और न ही कंज्यूमर को जो है जो किसान पैदा करता है वो वहाँ तक सस्ते दाम में पहुँचता है। तो सबसे बड़ी समस्या हम जो आज महसूस करते हैं वो किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसके फसल के उचित लाभकारी दाम प्राप्त करना है। मैं समझता हूँ ये कोर इश्यू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज के किसान आंदोलन अभी जो है पिछले दिनों 13 महीने तक जो किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हुआ था उसका भी, और आज जो है अभी इस समय किसान आंदोलन चल रहा है उसका भी सबसे प्रमुख सवाल जो है वो यही है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को उचित लाभकारी दाम मिलना चाहिए। और वो स्वामीनाथन आयोग, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्वामीनाथन ने जो एक हमारे देश के अंदर जो है 2004 में जो कृषि आयोग बना था स्वामीनाथन के नेतृत्व में, उन्होंने ही ये सिफारिश की थी कि देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। आज जो है एक दिन के अंदर जो है किसान जो है वो 30 किसान आत्महत्या करते हैं एक दिन में। तो क्यों करते हैं? स्वामीनाथन आयोग ने पूरा इस पर विश्लेषण किया कि ये कर्ज की वजह से करते हैं। किसान तो अनाज पैदा करने के बावजूद भी कर्ज में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उसकी लागत बढ़ रही है लेकिन उसका मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, तो वो घाटे में जा रहा है। खेती घाटे में है, खेती बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए खेती आज नौजवान खेती करना नहीं चाहता है, वो नौकरियों की तरफ भाग रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि हमारी जनसंख्या को रोकना भी है तो खेती को लाभदायक बनाना पड़ेगा, और विकास करना है तो खेती को लाभदायक बनाना है तो उसका समर्थन मूल्य पहला सवाल है। उसके लिए निश्चित तौर पर कर्जा माफ़ी करके और फिर वाजिब भाव दे करके और सरकार सपोर्ट दे करके किसान को जो है लाभकारी खेती की तरफ मोड़ सकता है। दूलीचंद जी, देश भर के जो किसान संगठन है वह सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ते हैं, आंदोलन छेड़ते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक इस तरह का संघर्ष चलता है तो कई बार ये हिंसक सा हो जाता है। तो एक आंदोलन आपकी जरिए से किस तरह का होना चाहिए जो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाए?
देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि किसान किसी भी सरकार का विरोधी नहीं होता। किसान जो है से ही सरकार बनती है, किसान से ही सरकार चुनी जाती है। इसलिए जब सरकार चुनते हैं किसान, तो एक बड़ी अपेक्षा के साथ चुनते हैं, कि आशा के साथ चुनते हैं कि अब ये सरकार आएगी तो पिछली सरकार ने हमारे लिए नहीं किया लेकिन ये सरकार चुनेगी। लेकिन उसकी जो वही इच्छा है, उसकी जो सरकार जो वादे करती है, जो मतलब जो राजनेता जो वादे करते हैं, जब वो वादे पूरे नहीं होते और किसान की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं, तो उसके सामने संगठन करके और आंदोलन करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि संसदीय रास्ते से उसने उसके वादों को जो है पूरा नहीं किया गया है। तो वो क्या करे, एक ही मात्र रास्ता है, वो है सड़क पर आना। तो सड़क ही किसान के लिए एकमात्र रास्ता बन जाता है जहां वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। अब सवाल ये होता है, जो आपने जैसा हिंसक रूप लेना, मेरा अपना अनुभव तो ये है, देखिए मैंने 40 साल से किसान की राजनीति कर रहा हूँ। मैंने जो इतने बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं, हमने भैरव सिंह जी के टाइम पर जो है 12 घंटे बिजली के लिए हमने 40,000 किसानों का स्टैच्यू सर्किल पे पड़ाव डाला। वसुंधरा जी के टाइम पर हमने बिजली के रेट वापस लेने के लिए, रोल बैक करवाने के लिए हमने जो है 1 लाख किसानों का 8 दिन का महापड़ाव जो है अमृतों के बाग में डाला। हमारे भी जो है कई दूसरे आंदोलन भी किए, लेकिन हमारे किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन हिंसक नहीं हुआ और हमने किसानों को लामबंद करके और एक जगह बैठ करके सरकार को मजबूर किया हमारी मांगें मानी जाए। लेकिन जैसे गढ़साना आंदोलन हिंसक हुआ और अभी इस समय भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक जो है यहाँ पर अभी आमने सामने चल रही है बातें। मुझे लगता है कि जब सरकार का रवैया इनसेंसिटिव हो जाता है, असंवेदनशील हो जाता है, तो सरकार जो है वो उनको आंदोलन करने से रोकने के लिए सरकार बल प्रयोग करती है, चाहे 144 की धारा लगा देती है, फिर उसके बाद लाठीचार्ज करती है। यदि सरकार जो है, मैं समझता हूँ संवेदनशीलता के साथ उनकी जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स पर यदि वो बातचीत करे तो किसान हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार रहता है। वो पिछले 13 महीने में भी ये था और आज भी किसान कह रहा है कि भाई MSP का वादा आपने ही किया था, हम तो नहीं कर रहे हैं कि भाई जो नई मांग है हमारी, आपने 19 महीने से आप बैठे हुए हो उस बात को लेकर की कमेटी बनाएंगे, आप MSP का जो है आपका हमारा जो है वादा है हम पूरा करेंगे। उसको मोदी जी ने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसके मुताबिक देंगे। यदि नहीं देते हैं तो फिर किसान आगे कहाँ जाएगा? वो लोकल इशू को लेकर के कलेक्ट्रेट पे जाएगा, स्टेट के इशू को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएगा, ऑल इंडिया के इश्यूज़ को लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी की तरफ जाने की जब किसान सोचता है तो उसको रोका जाता है। रोकने की मैं आज यही बात सबसे उठ रही है कि भाई दिल्ली किसकी है? दिल्ली केंद्र सरकार की थोड़ी है, दिल्ली केवल शासन चलाने के लिए थोड़ी है, दिल्ली किसान की आवाज़ को लेकर के। और मैंने कहा जैसा आपको, मेरी किसान राजनीति की शुरुआत, किसानों में भागीदारी की शुरुआत 1981 में बोट क्लब पर 10 लाख से ज़्यादा किसानों की बोट क्लब पर जो रैली हुई थी, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी भी थे, उस रैली के माध्यम से मेरी जो है वहाँ एंट्री हुई है किसान आंदोलन में। तो आप उस समय सरकार जो है बोट क्लब में 10 लाख लोगों को भी इनवाइट कर रही थी और उनसे वार्ता कर रही थी, तो कहीं इंसानी हुई, 10 लाख लोगों के बावजूद भी इंसानी हुई। और कई बार क्या होता है कि सैकड़ों लोग हैं लेकिन आप ज़बरदस्ती उस पर लाठी चार्ज कर दो, 144 लगा दो, वाटर कैनन जैसे भी बूंदी में किया। अरे बूंदी में कलेक्टर से मिलना चाहते थे, ज्ञापन ही तो देना चाहते थे, कलेक्ट्रेट तक आने देते, आपको बीच में आपको आधा किलोमीटर दूर रोकने की क्या ज़रूरत थी? भाई आइए, आपका ज्ञापन हम दिलवाते हैं, आप आके, आपको प्रदर्शन करने का हक है। तो ये जब मुझे लगता है कि इसको निश्चित तौर पर सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा और किसानों को भी निश्चित तौर पर, किसान संगठन भी जो हैं वो अपने बीच में से भी जो है, यदि कोई असामाजिक तत्व होते हैं कहीं यदि वो इस तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं, कई बार पुलिस की तरफ से भी शामिल होते हैं, हमने ये भी देखा है कई बार। तो हम जो है हमारे संगठन में भी जो है इस बात पर चर्चा करके हमेशा नियंत्रण में रखने की और अनुशासन में रखने की हमेशा ही कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि किसान को हिंसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, किसान को एक बड़ी ताकत के साथ जन आंदोलन करने से ही किसान को मिलेगा। ये देश किसान का है, ये समझ के हमें किसान आंदोलन करते हैं। दूलीचंद जी, ये 3 कृषि कानून क्या थे जो प्रधानमंत्री जी को वापस लेने पड़े? वास्तविक मतलब इसमें किसानों का कितना अहित था या हित था, आप बताएं दर्शकों को। देखिए, 3 कृषि कानून का एक, यदि मैं बहुत ही हालांकि लंबा इश्यू है लेकिन मैं शॉर्ट में यदि जाऊं तो हमारे देश के अंदर जो है 1991 में एक नीतिगत बदलाव हुआ, सरकार ने किया। उस समय तत्कालीन आप सब जानते हैं नरसिंह राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उस समय पर वित्त मंत्री हुआ करते थे। और उसमें बदलाव ये किया कि हमारे देश में एक नई उदारीकरण की नीतियाँ लागू करेंगे। LPG का नाम दिया गया, लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। तो ये निजीकरण में जो है इसमें हाँ ठीक है, कुछ हद तक कहाँ जहाँ कहीं आपको लिबरलाइज इकोनॉमी इस देश के विकास में करना है तो आप कीजिए, लेकिन कृषि क्षेत्र को आप जो है लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की तरफ करेंगे, बिना किसान के हितों को प्रोटेक्ट किए बिना करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें यही जो है बड़ा बड़ा जो कॉरपोरेट पूंजी है, बड़ा बड़ा पूंजीपतियों की जो पूंजी है, विदेशी जो पूंजी है, वो चाहेगी कि हमारे देश के कृषि पर आकर के अपना शिकंजा को कस दे। तो एक तरह से 1991 में हमारे देश से इस निजीकरण, उदारीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की नीतियों ने देश की कृषि को एक तरह से जो है उन लोगों के लिए खोल दिया जो इस देश में मुनाफा कमाने का नज़रिया रखते थे। और मुझे लगता है कि ये जो 3 कृषि कानून थे, इन 3 कृषि कानून के पीछे ये सिद्धांत काम कर रहा था कि किस तरह से इस देश की कृषि को हमारे देशी और विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोला जाए। तो इसमें एक तो ये था कि ठेका खेती, जो कोई किसी भी प्रकार से खेती को बड़ी बड़ी पूंजी जो है, चाहे देसी विदेशी, अंबानी, अडानी या कुछ विदेशी पूंजी कंपनियां आए और वो जो है इस देश के अंदर जो है खेती को ठेका प्रणाली से खेती करे। तो ये एक खतरा था कि यदि देश की विदेशी पूंजी या देसी पूंजी बड़े पैमाने पर देश की खेती में आती है और वो खेती में आकर के सीधा ही ठेके प्रणाली के माध्यम से, वो लीज के माध्यम से यदि वो खेती पर कब्जा करती है, तो पूरी तरह से हमारे देश का जो छोटा किसान है वो आउट हो जाएगा, वो एक उसी खेती पर, अपनी खेती पर मजदूर हो जाएगा। दूसरा आया था तो इसमें ये जो है था वो था मार्केटिंग का सवाल है, जो मंडियों का, इसमें मंडियों के कानून परिवर्तित किए गए, तो वो एक दूसरा इशू था। भाई अडानी जी को, बड़े बड़े अडानी जी ने जो है बड़े बड़े साइलो बना लिए और साइलो के माध्यम से वो सोचते थे कि खेती पर कब्जा मेरा हो जाएगा, उसका उत्पादन जो है फिर मैं अपने साइलो में भरूंगा, फिर मनमाने दाम पर बेचूंगा। तो ये भी एक बड़ा इशू था जो हमारे देश में, जिसको खासतौर से मंडी कानूनों में परिवर्तन करने की जो बात थी, वो भी एक सवाल था। और तीसरा जो सवाल था, वो सवाल जो है खासतौर से जो है ये मज़दूरों से भी जुड़ा हुआ सवाल था, ग्रामीण गरीबों से भी जुड़ा हुआ सवाल था। वो सवाल था कि किस तरह से जो है हमारे देश की जो कृषि में ये जो कृषि पैदावार होती है, इस कृषि पैदावार को किस तरह से गरीब लोगों के लिए जीवनदायिनी बनाया जाए, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो ये इस तरह से जो है इसको भी एक तरह से जो है पूरा का पूरा पूरी पीडीएस जिसको हम कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, इसका निजीकरण करना, एफसीआई को ख़त्म करना। आपने मालूम ही होगा एफसीआई के ठेके दिए गए अडानी जी ने, गंगानगर में तो हमें मालूम है एफसीआई के गोदामों को ठेके पे दे दिया गया था। तो ये जो तमाम जो मुझे लगता है ये जो कानून थे, ये कानून उस ब्रॉडली, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे वो बाद में तो खासतौर से बीजेपी ने उसको बड़े बहुत ही तीव्रता के साथ में लागू करने की कोशिश की, वो देश की किसान की बर्बादी के कानून थे। और इसलिए किसान को, जब पंजाब के किसान चूँकि वो एडवांस थे, पंजाब के किसान एग्रीकल्चर के प्रति जागरूक हैं, पंजाब के किसान मुनाफा की खेती के प्रति जागरूक है, तो उन्होंने सबसे पहले समझा और पंजाब में 40 यूनियनों ने बना करके फिर वो आंदोलन शुरू किया और देश भर के किसानों ने संयुक्त मोर्चा बना करके 250 से अधिक किसान संगठन बना के लड़ाई लड़ी। तो ये एक तरह से इस देश की कृषि को निजी क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए किसान आंदोलन किए हैं। और ये कानून देश में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को उसको खास तौर से जो है ये किसानों का विरोध ये है कि आप किसान खेती को बढ़ावा देने के लिए खेती आप सपोर्ट कीजिए, आप नई टेक्नोलॉजी लाइए। जो नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता है वो उसे पूंजी, ऐसी पूंजी, विदेशी पूंजी, देसी पूंजी है जो नई टेक्नोलॉजी का विकास करता हो, जो कृषि में काम कर सकती है, निश्चित तौर पर उसको आप लाइए। बिजली क्षेत्र में आप जो है विकास करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइए। नए बीज का विकास करना है, आप लाइए। लेकिन खेती पर कब्जा करके और पूरी पूंजी को ही खेती पर आप इजारेदार जो है बना दें या उसी पर कब्जा करने की कोशिश करें, तो ये किसान के लिए बहुत ही सत्यानाशी था, जो दुनिया में हम देख चुके थे पहले 80 के दशक में, और उससे देश का, दुनिया का किसान बर्बाद हुआ था। तुलीचंद जी, मंडियों की क्या स्थिति है? जैसे अपने कोटा में एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी है, तो कई बार आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और यूपी के कई क्षेत्रों से यहाँ धान आता है, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी रहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है, हमारे आड़ोती का दुर्भाग्य है। खासतौर से मैं, आपने जैसे भामाशाह मंडी का कहा, हम लंबे समय से भामाशाह मंडी में ये सवाल उठाते रहे कि भाई आपके पास में मंडी के बगल में ही जो है बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है और वो फॉरेस्ट की के नाम से कुछ ज़मीन उसमें जो है फॉरेस्ट की आ रही है। अभी बहुत बड़ी आवाज़ उठती है, मैंने देखिए बड़ा दुर्भाग्य कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो है अभी एयरपोर्ट का मामला आया है
हमारे बिरला जी ने पूरी कोशिश करके और फिर अब सरकार आई है तो कह रहा है कि 2 डबल इंजन की सरकार आ गई और अब 1 महीने के अंदर जो है एयरपोर्ट का काम चालू हो गया। तो आप उतनी स्पीड के साथ में जो है ये जो लाखों किसान जो है इस कोटा की मंडी से जो जुड़े हुए हैं और 3-3 4-4 दिन में जिनका नंबर नहीं आता सड़कों पर पड़े रहते हैं, इतनी स्पीडली वही वहाँ भी फॉरेस्ट लैंड है, बिल्कुल एयरपोर्ट में भी, और यहाँ भी फॉरेस्ट लैंड का ही मामला है। तो आप जो है उतनी स्पीड से ये क्यों नहीं समाधान करवा पा रहे हैं, क्यों नहीं किया आपने, इसको पहल क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि जो है ये दुर्भाग्य मैंने इसलिए कहा, और मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि किसान की आवाज़ जो है वो और तभी सुनी जाती है जो किसान संगठित होता है, बड़े तादाद में आता है। और आड़ोती के किसान का मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि आड़ोती का किसान आज़ादी के पहले भी यहाँ किसान आंदोलन नहीं था, आज़ादी के बाद भी नहीं है, और दुर्भाग्य ये है कि कोई राजनीतिक दल किसान की आवाज़ को नहीं उठाता। वो अन्य मुद्दे, महंगाई की बात कर लेगा, बेरोज़गारी की बात कर लेगा, अन्य सब बात कर लेगा, लेकिन किसान की आवाज़ को कोई भी राजनीतिक दल जो है वो प्रमुखता के साथ में नहीं लेता है। न तो वो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में करता है, न लोकसभा में करता है। ये बात मंडी की स्थिति में भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये सवाल जो है वो ये नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है मंडी के विस्तार करने के लिए, ये सवाल नहीं है कि मंडी के लिए ज़मीन नहीं है, सवाल ये है कि इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति हो तो निश्चित तौर पर हमारे भामाशाह मंडी का और बाकी जो मंडियों में, अभी मैं 12 भी गया था, 12 में मैं अपना माल 12 भेजता हूँ, तो मैं 12 में भी मैं देख रहा था कि वहाँ एक फसल का टर्न बाई टर्न एक दिन आता है। एक दिन आप एक फसल बेचोगे, फिर दूसरे दिन आप दूसरी फसल बेचोगे, कंटिन्यूअस आप नहीं बेच सकते। उसका कारण क्या है? मंडी में जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के पास पैसे की कमी नहीं है। व्यापारी तो कोटा में और 12 में व्यापारी रोज़ का भुगतान रोज़ करते हैं। तो हमारी शिकायत व्यापारियों से, मंडी के आड़तियों से नहीं है, वो तो रोज़ पैसा चुका रहा है। बिल्कुल, चाहे चाहे कितना ही अनाज क्यों ना आ जाए, कितना ही धान क्यों आ जाए, इस किसान को रोज़ का पैसा रोज़ मिल रहा है, लेकिन जगह नहीं है, इसलिए परेशान है। दूलीचंद जी, हाड़ौती में लहसुन का उत्पादन भी काफ़ी होता है, तो यहाँ कोई प्रोसेसिंग इकाइयाँ नहीं है, कई बार खराब होने की स्थिति भी होती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? देखिए, इसको हमने बहुत किसान सभा से और हमने बाकी संगठनों से मिलकर के कई बार, और बिरला जी को भी कई ज्ञापन दिए मैंने, हमारे हीरालाल जी को भी आज मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे भी कई बार हमारी बातें हुई है। इसमें यहाँ लहसुन तो एक है ही, इसके साथ साथ जो है आप धनिया की भी आप बात कीजिएगा, है ना। ये यहाँ पर आप जो है अभी संतरा की बात आ रही है, भवानी मंडी क्षेत्र में हम पूरे देश भर में हम संतरा को बेचते हैं, निर्यात करते हैं, इधर उधर बेचते हैं। लेकिन कहीं आपने देखा, अब सोयाबीन की आप बात कर लीजिएगा, शुरुआती दौर में जब सोयाबीन इस इलाके में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन इसी इलाके में पैदा होता है, राजस्थान का। तो सोयाबीन के आप प्लांट्स के क्या हाल है? जो आज जो है 80 के दशक में सोयाबीन के प्लांट्स जो डले थे, वो थोड़े साल चलने के बाद में वो बंद हो गई। तो आज बड़े बड़े जो है सोयाबीन यहाँ अडानी खरीदता है और बाहर सोयाबीन के प्लांट बाहर जा करके वहाँ से तेल निकाल के वापस तेल को यहाँ आकर के बेचता है। सरसों जो है यहाँ खरीदते हैं और फिर जो है देवली में जाके सरसों का तेल निकल के वापस सरसों तेल यहाँ के लोग खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड जो है वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का, कृषि, और ये मैं समझता हूँ कि ये किसान की कृषि की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मूल्य संवर्धन किया जाए। मूल्य संवर्धन कौन कर रहा है? किसान रॉ मटेरियल बेच रहा है और उसको जो है मिल मालिक उसको खरीद करके उसमें मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन करके, जैसे सोयाबीन का तेल खल निकाल के फिर उसको बेचता है, उसमें वो मुनाफा कमा रहा है। तो ये क्यों नहीं हम कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत, हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो है किसानों को लामबंद करके, जैसे कि मिल्क में, दूध में जो है हमारा पूरा अमूल का जो है बहुत बड़ा उदाहरण है, क्यों नहीं हमारा देश का पूंजीपति भी और देश का जो है किसान को साथ लेकर के डेयरी सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी, और साथ ही जो है निजी पूंजी भी यदि इसमें आती है, तो हम इस तरह से विरोध में नहीं है कि निजी पूंजी खेती में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आए? इसी इलाके के अंदर, हाड़ौती के अंदर क्या नहीं है? यहाँ बिजली है, यहाँ पानी है, यहाँ लेबर है, यहाँ सब कुछ है। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक कमी है, तो वह है कि पूंजी नहीं है यहाँ पर कारखाना लगाने के लिए। तो इसलिए पूंजी को प्रेरित करना, पूंजी को आमंत्रित करना, वो जो यहाँ एक दौर का था कि यहाँ एक औद्योगिक नगरी कहा जाता था, आज कोचिंग नगरी कह के हम सब संतुष्ट हैं। लेकिन आप इस इलाके को यदि आप सही मायने में विकास करना चाहते हैं तो इसको औद्योगिक क्षेत्र बनाना पड़ेगा, तभी जाके किसान और गरीब का इसमें, और खासतौर से नौजवान का, बेरोजगार का भला होगा। दूलीचंद जी, जाते जाते आप
किसान सभा के पदाधिकारी किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो किसानों के लिए लगातार हमारा संगठन काम कर रहा है। कोटा संभाग के किसानों को खासतौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब नहीं है हिंसक संघर्ष, संघर्ष का मतलब है जन आंदोलन। उसके लिए आपको मजबूती से एकता बनाना पड़ेगा, संगठन बनाने पड़ेंगे और अपनी आवाज़ को सरकार तक, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, उन तक अपनी आवाज़ को यदि आप पहुंचाना चाहते हैं तो आपको एक बड़े जन आंदोलन का निर्माण करना पड़ेगा। बिना जन आंदोलन का निर्माण किए बिना हमारे देश के किसान का और हमारे आड़ोती क्षेत्र के किसान का भला नहीं हो सकता। एकमात्र रास्ता हमारे विकास का, हमारी उन्नति का यह है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो जाएं और उसके लिए संघर्ष करें। ये थे हमारे साथ दूलीचंद जी बोरदा, किसान सभा के जिलाध्यक्ष। इन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में सरकार तक किस तरह आंदोलन के रूप में पहुंचाते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको।